हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सजीवों एवं उनके आसपास का परिवेश। ऑलरेडी हम ये बातें जानते हैं कि किसी भी सजीव के आसपास का परिवेश अलग अलग हो सकता है, जैसे कि पानी में रहने वाले जंतुओं का अलग और मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं का अलग। आपको ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बारी आती है कुछ जलीय आवास। हम स्थल आवास के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई स्थलीय आवास बेसिकली क्या होते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि बाकी जगहों का जनजीवन कैसा होता है, वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है, तो आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 2 इसका देख सकते हैं। अब बात करते हैं भी पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। बेसिकली ये लॉजिक बहुत दिमाग में आपको आता होगा कि भाई पानी में रहने वाले जीव कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की। समुद्र में बात अगर मैं करूं तो आप लोगों ने बहुत सारे जानवरों को टीवी में तो देखा होगा। अजीबोगरीब जानवर होते हैं, तो लहराते हुए, है ना, कुछ तैरते हुए, ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां टाइप्स बहुत डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एक समुद्री जीव का शरीर, मतलब ज्यादातर समुद्री जीवों का जो शरीर होता है वो शरीर में एक बहुत ही अच्छी संरचना बनी होती है। वो संरचना कुछ इस प्रकार नाव के जैसी होती है। आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो, बट नोटिस करो कि समुद्र में रहने वाले मोस्टली जीवों की जो शरीर की संरचनाएं होती है कुछ इस प्रकार से होती हैं। मतलब ये वाला शेप एक नाव के जैसा शेप होता है। इसके पीछे का रीजन है सिंपल सा कि ये बच्चों आकृति को कहते हैं धारा रेखीय आकृति। धारा रेखीय आकृति आपको सुगमता से पानी में किधर भी घूमने के लिए स्वतंत्र रखती है। ये कहलाती है ऐसी धारा रेखीय आकृतियां। आप पानी में किधर भी घुसो, आपको पानी को काटते हुए आगे बढ़ना इस आकृति में बहुत आसान होता है। इसीलिए अधिकांश समुद्री जीव जो कि तैरते हैं उनकी आकृति इस प्रकार से होती है। लेकिन कुछ समुद्री जीव जैसे कि ऑक्टोपस, आप देख रहे हो ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा। ऑक्टोपस इस तरीके से फैली हुई होती है और इसका जो सिर होता है वो पूरी तरीके से गोल होता है ना। तो ये इस आकृति की नहीं होती है क्योंकि ऑक्टोपस बच्चों ऐसे गति नहीं करती है। जनरली ऑक्टोपस अप एंड डाउन गति करती है, अप एंड डाउन, आगे पीछे इस तरीके से गति करती है। तो ऑक्टोपस अपने जो ये बेटा इसके ढेर सारे पैर निकले होते हैं, है ना, ऑक्टोपस के ढेर सारे पैर निकले होते हैं, ये इसी से बॉडी मूवमेंट करती है। तो आप लोग देख सकते हो समुद्रों में रहने वाले मछली के अनुकूलन के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो बेटा उनकी सभी की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय। लेकिन दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। मछलियों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि एल, है ना, ये सभी लोग धारा रेखीय आकृति के होते हैं। लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, लेकिन स्क्विड जो होता है उसकी जो सिर होती है वो गोल नहीं होती, वो एक त्रिकोण आकृति की होती है या ऐसे चोंच निकली हुई होती है। लेकिन ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है उसके साथ में एक दिक्कत है बेटा कि इसका शरीर कैसा होता है? गोल होता है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूं, इस आकृति को हम कहते हैं धारा रेखीय आकृति। लेकिन बाकी जो आकृतियां है जरूरी नहीं है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहती है और अपने ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्लोम होते हैं। एग्जैक्टली बच्चों, आप जितने भी समुद्री जानवर देखोगे उनके शरीर के अंदर एक ऐसी संरचनाएं होती है जिन्हें हम क्लोम कहते हैं या इसे गिल्स भी कहते हैं। बेटा गिल्स जो होते हैं, गिल्स क्या करते हैं आप लोगों का? गिल्स इन जनरली हेल्प करते हैं आप लोगों को समुद्रों में श्वसन करने के लिए।
ओके तो गिल्स तो बात अलग है, लेकिन बेटा एक क्लोम जो संरचनाएं होती है ये इन्हों समुद्रों की O2 को ग्रहण करने में मदद करती है। तो हमारे पास में ये बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड, है ना, ये सभी लोग जमीन की तलहटी में रहते हैं। आप लोगों ने झींगे का नाम सुना होगा, केकड़ों का नाम सुना होगा, ये सभी समुद्री जीव है और समुद्र में और कई बार स्थल पर आकर भी अच्छे से जीवन यापन करते हैं, है ना। यस अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी समुद्री जानवरों के बारे में। थोड़ा सा और देख सकते हैं बच्चा, कुछ ऐसी मछलियां भी होती है जिनके पास में वायु को ग्रहण करने के लिए बच्चों गिल्स नहीं होते, वो फेफड़ों से श्वसन करती है, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल मछली। ये दोनों ही जंतुएं जो है इनमें गिल्स नहीं होते, ये सर पर उपस्थित नासा गुहा अथवा वात छिद्र यानी कि जहां से हवा जा सके इनके द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। लगभग बच्चों अगर देखा जाए तो ये 2-3 घंटे में समुद्र की सतह पर ऊपर आते हैं, श्वसन करते हैं, वापस समुद्र में जाते हैं। और कई बारी तो ये बच्चों अगर लंबे समय तक के श्वसन नहीं भी करते हैं तो इनका काम चल जाता है। यह समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर के श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वार द्वारा वायु को अंदर लेते हैं। इनके मस्तिष्क के ऊपर एक छोटा सा छिद्र बना होता है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे ही ये समुद्र में रहते हैं बेटा तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके जाते हैं और इनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। फिर ऊपर आते तो पानी को ऊपर से प्रेशराइज करके बाहर निकालते हैं और फिर उन छिद्रों से श्वास जो वायु होती है उसको अंदर खींचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये है डॉल्फिन। तो बेटा जो डॉल्फिन होती है वो डॉल्फिन को टाइम टाइम पर क्या होना पड़ता है, आपने उछलते हुए देखा होगा। तो बहुत सारी मछलियां ये काम करती है। कई बार मछलियों को समुद्रों में बच्चों या किसी भी जल स्थान पर पानी नहीं मिल पाता है तो वो समुद्र से छोड़ करके वायु को, जो भी घुली हुई वायु होती है उसे ग्रहण करती है जिससे उनका श्वसन का कार्य हो सके। वैसे ही ब्लू व्हेल। ओके अब बात करते हैं तालाबों में रहने वाले कुछ जीवों के बारे में। तालाब और झीलों में रहने वाले ज्यादातर जितने भी जीव होते हैं, खास करके पादप, तो जो पादप होते हैं ये सभी के सभी पादपों की एक बहुत खास बात होती है। सारे के सारे पादप या तो पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं या तैर रहे होते हैं। ये है कमल का फूल। इस कमल के फूल में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इसकी जो भी पाइप होती है, जो बच्चों इसका शाखा होती है, बहुत ही हवा भरी होती है। इसमें बिल्कुल पाइप के अंदर से लगता है खोखली है। तो जनरली इनका तना बहुत ज़्यादा खोखला होता है ताकि इनके अंदर जो भरी हुई हवा है ये उनके कारण पानी पर तैर सके। तो जनरली इनके पानी के ऊपर तैरने का, है ना, पानी पर इनके तैरने के पीछे का जो राज है, तैरने के जो पीछे बच्चों राज है वो यही है कि इनके सभी के जो पाइप्स होते हैं बेटा, ये तने हैं, इनके अंदर भरी होती है वायु और यही वायु के कारण वो पानी में भी हल्के होते हैं और ऊपर की ओर तैरते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा अनुकूलन में कि जो कमल की पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों पे जनरली मोम की एक परत बिछी होती है, पैराफिन की एक पतली सी परत होती है। अब आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत इसीलिए है, आप खुद जानते हो कि अगर किसी पेड़ पौधे की पत्ती पानी में ज्यादा लंबे समय तक होती है तो वो सड़ने लगती है, लेकिन कमल के पौधे के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कमल के पौधे के पत्ते के ऊपर होता है पैराफिन यानी कि मोम, और मोम हमेशा पानी से दूर भागता है, पानी मोम पर नहीं जम पाता। मतलब मोम से पानी की कुछ खास दोस्ती नहीं है, तो पानी मोम को भिगा नहीं पाता और इसी कारण से कमल के पत्ते पानी पर भीगते नहीं हैं, वो ऊपर बड़े आराम से तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से
वहाँ रहने वाले जितने भी पौधे हैं, पादप है, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने बेटा जलकुंभी वगैरह को भी देखा होगा। जलकुंभी भी इसकी जो जड़ें होती है, आप देखिए जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है। इन सभी की जड़ बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी होती है, एकदम बिल्कुल एकदम इस तरीके से होती है। या तो वो तैरते रहेंगे या तो वो डूबे हुए होते हैं। तो कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं वह सक्रिय एवं पतले रिबन की भांति होती है, एकदम पतली रिबन जैसी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी तरह। तो इनकी पतली पत्तियां होने के पीछे रीजन है क्योंकि यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती। भाई किधर भी बहो, तुम इधर साइड बहो चाहे तुम इस साइड बहो, तो जिधर भी पानी का बहाव होता है उधर मुड़ने में आसानी होती है और पत्तियां टूटती नहीं। और अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत ज़्यादा बटी हुई होती है जिससे जल इनके बीच से बहते रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए कि पत्तियां जो होती है वो काफ़ी डिवाइडेड होती है। इससे क्या होता है, पत्तियों के बच्चों स्पेस में पानी अटकता नहीं है और वो आर पार चला जाता है, जिससे पत्तियां क्षतिग्रस्त नहीं होती। तो ये एक तालाब के अंदर पाए जाने वाले पादपों में अनुकूलन है। तो तालाब के जो भी पादपों में अनुकूलन है वह अनुकूलन पानी के हिसाब से और कम गहराई के हिसाब से आप देख सकते हो। ज़्यादा गहरा नहीं होता तालाब, आपको पता है, कमर तक या ज़्यादा इतना गहरा, तो ज़्यादा गहरे तो नहीं होते हैं तालाब, कीचड़ होता है और बहुत सारी चीज़ें मिट्टी विट्टी होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ के सारे पौधे अरेंज्ड होते हैं। देन बात करते हैं वहाँ पर रहने वाले जंतुओं की। एग्जाम्पल के लिए मेंढक। मेंढक जो है वो आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। यह जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। मेंढक की एक खास बात है बेटा, ये पानी में अपनी स्किन और गलफड़ों, इसके पास भी गिल्स होते हैं, दोनों से, त्वचा से और गलफड़ों से शोषण करता है एंड बाहर आकर के फेफड़ों से, इसके पास में दोनों तंत्र होते हैं, फेफड़े, गिल्स, छिद्र होते बेटा इसके पास में, दोनों से ही ये श्वसन करता है। इसीलिए पानी पर भी जी जाता है और स्थल पर भी जी जाता है। इन्हें छलांग लगाने के लिए और शिकार पड़ने के लिए इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। अगर आप बच्चों इसके पैरों को देखो, है ना, मेंढक के पैरों को देखो तो आपको पता है कि मेंढक के टोटल 4 पैर होते हैं, 2 पीछे 2 आगे। पीछे वाले जो आगे वाले जो पैर है उसके पंजे थोड़े चौड़े होते हैं और पीछे वाले उसके अंदर ना हल्की सी नेट बनी होती है, एकदम पतली पतली सी नेट होती है, तो उनको तैरने में क्या करती है, हेल्प करती है। और यह कहलाती है पादा उंगलियां, यानी कि पैर की उंगलियां जो उनको तैरने में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास में मेंढक है तो मेंढक ऐसे करके तैरता है और उनके पास में एक बहुत विशेष सिस्टम होता है कि वो अपने स्किन से और अपने फेफड़ों से, दोनों से श्वसन करता है। तो ये बात थी मेंढक की। होप सो बच्चों आज आप लोगों ने सीखा कि जल में रहने वाले जीवों में किस प्रकार से अनुकूलन आया। अगली कक्षा में हम कंप्लीट करेंगे कि सजीवों की विशेषताएं क्या होती है, सजीव किस प्रकार के होते हैं और सजीवों का जीवन किस तरीके से रिलेटेड होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।